गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स कैसे हुआ। तो जो ओरिजिन होता है प्लांट का, जहाँ से कोई क्रॉप प्लांट या कोई भी प्लांट ओरिजिनेट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। एक होता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये दोनों लगभग मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होता है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि कोई ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो हैं दे आर आइदर डोमेस्टिकेटेड, मतलब डोमेस्टिकेटेड और या वाइल्ड, जहाँ पर कि जो प्लांट्स का समूह हो जिसको कि हम स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी प्लांट का समूह जिस जोग्राफिकल एरिया के अंदर सबसे पहले डेवलप हुआ है, सबसे पहले उसके अंदर उगा है और उसकी डिस्टिंक्टिव, उसकी जो स्पेशल उसके फीचर्स हैं वो वहाँ पर डेवलप हुए हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर कि क्रॉप कोई भी ग्रुप ऑफ प्लांट या कोई भी प्लांट ओरिजिनेट हुआ है उसको तो बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर क्या होता है, वो प्लांट अगर वो यूज़फुल है तो आज हमने लिया, फिर वो फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल जाता है, दूसरे लोग आते हैं वो उसको ले जाते हैं, फिर वो अपनी जगह ले जाकर उसको ग्रो करते हैं, वहाँ पर वो ग्रो हो जाता है। तो अगर वो दूसरे तो उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं या वो एज इट इज़ उसमें ग्रो होता है, उसी तरह के कलर वगैरह सब में वो वैसे ही फॉर्म के अंदर वो वहाँ ग्रो हो जाता है। तो जब कोई क्रॉप प्लांट जो उसकी ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से हट लेकर के दूसरी जगह पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दूसरी जगह जहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो जाता है उस जगह को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी? क्योंकि उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन तो क्रॉप प्लांट की कहीं और थी, और जबकि जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो उस जगह पर वो जो क्रॉप प्लांट है दे उनके अंदर कुछ, या तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे, लेकिन वो दे हैव बिन ब्रॉट, जहाँ पर वो सबसे पहले आए हैं वहाँ से वो उठा करके दे हैव बिन ब्रॉट टू दैट प्लेस, तो दूसरी जगह वो लाए गए हैं। तो इसलिए उसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। वहाँ पर हो सकता है वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस, दूसरी कंडीशंस अलग होए, तो इसलिए उनके अंदर प्लांट्स के अंदर दूसरे डाइवर्स कैरेक्टर्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए उन जगहों को जहाँ पर कि प्लांट ओरिजिन नहीं हुआ है उसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरी जगह से ला करके उगाया गया है, उस जगह को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो होता है वो तो एक ही जगह होएगा जहाँ पर प्लांट उगा, लेकिन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो हो वो इट कैन बी फाउंड एट मोर देन वन प्लेसेस। नेचुरल है, उस प्लांट को हम दुनिया में कहीं पर भी कितनी जगह ले जाकर उगा देते हैं, तो वो जहाँ हम ले जाकर के बाद में उगाते हैं वो जगह जितनी भी है वो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहलाती है। नाउ जो पैटर्न्स ऑफ इवोल्यूशन होते हैं वो तीन मेजर लाइंस ऑफ इवोल्यूशन होती है। मेंडेलियन वेरिएशन, दूसरी होती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, एंड तीसरी है पॉलीप्लॉइडी। तो मेंडेलियन वेरिएशन जो है, जिसका कि ये मेंडेलियन वेरिएशन के अंदर क्या होता है, नेचुरली अकरिंग बेनिफिशियल म्यूटेशन कॉजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, and this variability can be retained through hybridization and genetic recombination. Generally, macromutation produces a distinct morphological character or often affects several characters of a plant. Now what happens, इस मेंडेलियन वेरिएशन के अंदर क्या होता है कि ड्यू टू नेचुरल म्यूटेशन, नेचुरल बेनिफिशियल म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन क्या होता है, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्लांट के, तो कोई वेरिएशन आ जाता है। दिस वेरिएशन, दिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इट कैन, अगर ये इट अकर्स नेचुरली बाय नेचर, अगर ये होती है एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो ये वाली जो बेनिफिशियल जो म्यूटेशन होती है उसको फिर क्या होता है, उसको हम रिटेन करने की कोशिश करते हैं। और वो जो जेनेटिक वेरिएशन जो आया उसको हम कैसे रिटेन करेंगे, बाय मीन्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें लगता है कि कोई क्रॉप प्लांट है, जैसे गेहूँ लो, उसकी बाली, उसको हमने उगाया तो उसकी एक जगह उसकी बाली
धीरे धीरे उसके गेहूं की बाली की साइज बढ़ती जा रही है या उसके ग्रेन की साइज बढ़ती जा रही है। तो बड़ा ग्रेन होएगा गेहूं का तो वो अच्छा है ना, फायदेमंद है ड्यू टू नेचुरल म्यूटेशन। तो हम ये चाहेंगे कि जितने गेहूं के प्लांट्स उग रहे हैं या चावल के उग रहे हैं, सेम थिंग हैपन्स फॉर चावल ऑल्सो। तो जितने उग रहे हैं हम चाहेंगे कि उनके जो ग्रेन की साइज है वो बड़ी हो। तो उस कैरेक्टर को हम मेंटेन रखना चाहेंगे। और उस कैरेक्टर को हम कैसे मेंटेन रखेंगे? बाय थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, या हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करेंगे ऐसे दूसरे प्लांट्स के अंदर कि उनके अंदर भी फिर जो नए पॉड्स आए या नए ग्रेन्स आए वो उसी बड़े साइज के आए। तो ये जो वेरिएशन हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड मेंडेलियन वेरिएशन, एंड बाय दिस वी कैन अफेक्ट सेवरल कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लांट। जैसे कि एक कॉमन उदाहरण ले लो, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ये जो हैं दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन वाइल्ड स्पीशीज ऑफ ब्रेसिका ओलेरेसिया थ्रू म्यूटेशन। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू फ्यू मेजर जीन्स। ये जो ब्रेसिका ओलेरेसिया, कैबेज पत्ता गोभी एंड कॉलीफ्लावर फूल गोभी, दोनों एक ही, इन दोनों का पेरेंट एक है ब्रेसिका ओलेरेसिया, लेकिन ये दो हमें अलग अलग वेराइटीज हमें मिल रही है। ये क्यों बनी है? ड्यू टू नेचुरल म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ ब्रेसिका ओलेरेसिया प्लांट। और इस फिर नेचुरल म्यूटेशन को हमने क्या किया, हमने इसको पीढ़ियों तक हमने इसको बना के रखा है। इस म्यूटेशन को हमने इसको कंट्रोल करके रखा है। तो इसलिए हमें ये दो तरह के हमें प्लांट्स मिल रहे हैं, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, जबकि इनका पेरेंट एक है ब्रेसिका ओलेरेसिया। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन वेरिएशन। और इससे हमें कितने इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स हैं विच हैव इवॉल्व थ्रू मेंडेलियन वेरिएशन, लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, पीस, टोमेटो, बीन्स एक्सेट्रा। सेकेंड लाइन ऑफ एवोल्यूशन है वो है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन है, दैट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। जनरली इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूसेस स्टेराइल प्लांट्स विच आर अनएबल टू प्रोड्यूस सीड्स। जनरली क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो प्लांट्स बनते हैं वो प्लांट्स स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल होते हैं मतलब कि वो आगे अपनी ऑफ स्प्रिंग्स नहीं बनाएंगे। दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस सीड्स, वो बीज ही नहीं बनाएंगे। बीज नहीं बनाएंगे तो क्या होएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होएगा। तो दीज कैन बी, तो ऐसे प्लांट्स का क्या करते हैं हम, दे आर रिपीटेडली बैक क्रॉस टू वन ऑफ द पेरेंट्स which help in restoration of genotype of one parent along with few genes from other species. And this process, it is known as introgressive hybridization. इस process को क्या बोलते हैं, introgressive hybridization बोलते हैं, which leads to transfer of one species to another, thus playing an important role in evolution. ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? इट इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ मेज, जिसके अंदर प्रिमिटिव मेज वेराइटी इट इज़ क्रॉस्ड विथ वाइल्ड ग्रास। जो मॉडर्न डे मेज जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय दिस इंट्रोग्रेसिव हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्रिमिटिव मेज वेराइटी एंड वाइल्ड ग्रास ट्रिप्सेकम। ठीक है, देन थर्ड इज पॉलीप्लॉइडी। Autoploidy, triploid या tetraploid produces more vigor, larger flowers, fruits. For example, in case of cultivated banana, apple, watermelon, etc. Autoploidy it plays a major role. ये important role play करती है crop evolution के अंदर. And it is the process of chromosome doubling of interspecific F1 generation. इसके अंदर क्या होता है ऑटोप्लॉइडी के अंदर, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डबल, इट इज अ मेथड प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम डबलिंग ऑफ इंटरस्पेसिफिक F1 हाइब्रिड्स। ठीक है, मैनी इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड बाय दिस वे लाइक ट्रिटिकम, गॉसिपियम एक्सेट्रा। ट्रिटिकम मतलब वीट, गॉसिपियम मतलब ये आपका कॉटन। ठीक है, देन थर्ड इज डोमेस्टिकेशन एंड इट्स इफेक्ट। डोमेस्टिकेशन इज first step of making the wild weed species to cultivated plants. Now domestication
एक ऐसा सबसे पहली स्टेप होती है जिसके द्वारा हम कोई भी वाइल्ड वैरायटी को, वाइल्ड स्पीशीज़ को हम उगा करके उसको ग्रो कर करके हम उसको कल्टीवेटेड प्लांट्स हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीशीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। वाइल्ड स्पीशीज़ को हम क्या करते हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट मतलब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, उनको कब पानी देना है, उनको कितना टेम्परेचर, कितनी सनलाइट देनी है, क्या करना है। तो ह्यूमन मैनेजमेंट से हम उस वाइल्ड स्पीशीज़ को हम डोमेस्टिकेट करते हैं, हम उसको ग्रो करते हैं एंड फिर हम उसको कल्टीवेट करते हैं और उससे बहुत सारे प्लांट्स या क्रॉप्स हम ऑब्टेन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स इज द चेंज ऑफ आइडियोटाइप टू अडॉप्ट देम टू बेटर मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, अंडर डोमेस्टिकेशन वाइल्ड स्पीशीज गेट चेंज टू कल्टिवेटेड स्पीशीज mainly due to natural selection या human selection. In nature, there is continuous selection by natural forces like temperature, soil, weather, pest, disease, etc. The genotype, जो genotype is most suited to the given environment leaves behind. बाकी others जो होते हैं वो they are perished, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन के द्वारा हम क्या होता है, हम किसी भी वाइल्ड स्पीशीज़ को हम मैनेज कर लेते हैं, ह्यूमन मैनेज कर लेते हैं। हम पहले उसकी स्टडी करते हैं कि उसको क्या टेम्परेचर क्या चाहिए, क्या डिजीज़ रेजिस्टेंस उसका किस किस से हम कर सकते हैं, किस किस से वो कौन कौन से डिजीजेस प्लांट पर लग सकते हैं एंड उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या होता है, वाइल्ड स्पीशीज़ जो हमें लगता है हमारे काम की है उनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं एंड देन हम उन स्पीशीज़ को वी कैन ग्रो ऑल्सो। ठीक है, और ग्रो करके हम वो कल्टीवेट कर सकते हैं और कल्टीवेट करके हमें वो स्पीशीज़ यूज़फुल हो सकती है। तो वो एक मेथड ऑफ लाइन ऑफ इवोल्यूशन हो सकता है। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, इस डोमेस्टिकेशन के द्वारा कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं प्लांट के वो ख़त्म भी हो जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इस प्रक्रिया के दौरान डेवलप भी हो जाते हैं। तो some important characters which have been affected by this method of domestication, they are elimination or reduction of spattering of pods or spikes, elimination of dormancy period, dormancy period या तो ख़त्म हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा। then decrease in toxins और other undesirable substances, प्लांट के अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं तो हम बाय आर मैनेजमेंट हम उनको डिक्रीज़ कर सकते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस या कुछ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस है तो उनको बाय ह्यूमन मैनेजमेंट या अंडर डोमेस्टिकेशन उनको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इन साइज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स और ग्रेन्स की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। प्लांट बढ़ जाती है, प्लांट टाइप चेंज लाइक डिक्रीज एंड इंक्रीज इन हाइट, प्लांट की मॉर्फोलॉजी में भी चेंज हो जाता है, जैसे उसकी हाइट में बढ़ जाती है या छोटी हो जाती है, उसका ब्रांचिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। अर्ली मैच्योरिटी हो जाती है प्लांट के अंदर, जल्दी से वो मैच्योर हो जाएगा ताकि हमें जल्दी से क्रॉप मिले, सीज़न में हमें क्रॉप मिल जाए। इंक्रीज इन इकोनॉमिक यील्ड की, उसकी यील्ड में वृद्धि हो जाएगी। चेंज इन फोटो पीरियड बिहेवियर के अंदर चेंज हो जाएगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका इफेक्ट होता है, उसके पॉलिनेशन की हैबिट, उसकी निषेचन की पॉलिनेशन की जो उसकी हैबिट है वो अफेक्ट होती है। सिंक्रोनी इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का उसका पीरियड या साइज ऑफ फ्लावर या जो भी फ्लावरिंग की कंडीशंस हैं वो अफेक्ट होती है बाय डोमेस्टिकेशन, वो अफेक्ट हो सकती है। लॉस ऑफ डिफेंसिव अडेप्टेशंस लाइक हेयर्स, थॉर्न्स एक्सेट्रा, selection of bisexual variety rather than dioecious, increase in variability, selection of polyploidy, etc. तो क्रॉप प्लांट्स, तो डोमेस्टिकेशन से प्लांट के कई कैरेक्टर्स अफेक्ट होते हैं। क्रॉप प्लांट्स जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, शुगर केन, पोटैटो, कॉटन, टोबैको, अरहर एक्सेट्रा, कई क्रॉप प्लांट्स हैं जो हम खाते हैं, जो हमारे काम के हैं। बिकेम कल्टिवेटेड टाइप्स फ्रॉम वाइल्ड, पहले तो ये क्या थे, ये वाइल्ड ही थे, हमें इनके बारे में जब आदि मानव था वो उसको थोड़ी पता था, ये तो सारे वाइल्ड प्लांट्स थे। इनको स्टडी करके इनको डोमेस्टिकेट किया
और डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस के द्वारा ही ये वाइल्ड प्लांट्स जो हैं आज हमारे लिए यूज़फुल साबित हुए हैं एंड हम उन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ठीक है, तो इस तरह से डोमेस्टिकेशन की जो प्रोसेस है इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, इससे कई कैरेक्टर्स अफेक्ट होते हैं एंड उससे वाइल्ड प्लांट्स के जो होती है उनको हम यूज़फुल प्लांट्स के अंदर भी हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है।